हेलो एंड वेलकम टू डे 7 एनसीईआरटी पॉलिटी लेक्चर 6। आज जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी में आगे मूव करते हुए हमने प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बना दिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो जो बाकी निटी ग्रिटीज जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्पीकर के क्या रोल हैं, चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है, वो सारी चीजें जो है वो हम मेन पॉलिटी में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे जो मॉड्यूल है, देखो कवर आपको सब कुछ करवाया जाएगा और बहुत डिटेल में कवर होगा, पर यहाँ पे मेन फोकस इस चीज का है कि हम सारी चीजें जो बुक्स अच्छे से समझ पाए, उसके लिए एक फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे एनसीईआरटीज के अपने अंदर ये इनकी कोशिश ही नहीं है यहाँ पे, मतलब हमारे इस मॉड्यूल में, कि हम आपको यहीं पे सब कुछ करवा दें, क्योंकि फिर 100% डिटेल कभी भी ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं हो सकती। यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट बिल्डिंग है कि आपको ये समझ आने लग जाए कैसी कैसी मेजोरिटीज हैं, स्ट्रक्चर जुड़ा कैसे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, हाउस में सीटें कितनी है, परमानेंट हाउस क्या होता है, ऐसी सारी चीजें। तो आपको एक स्ट्रक्चर दिमाग में फॉर्म होने लग जाए कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी दिखती है। यही चीजों के ऊपर जब हम आगे, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, उनके इलेक्शन, कैसे उनकी सीटें बांटी जाती हैं, ये सब कुछ आपकी मेन बुक में विद मेन्स आएगा। वहां पे हम इस चीज को डिटेल में समझ सके तो हमें वहां पे बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। वहां पे मैं आपको डायरेक्टली लिंक ऐसे करूंगा कि जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, तो आप चाहो तो तब दोबारा से रिवाइज कर लेना। पर ये बिल्डअप इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपका एक बेसिक माइंड सेटअप बने, ताकि आगे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी समझ आने लग जाए। ठीक है, तो हम एनसीईआरटीज को सिर्फ फाउंडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और आगे जो मेन बिल्डअप आएगा वो आपकी बुक्स की स्टेज पे आएगा। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, देखो जुडिशरी बहुत जरूरी होती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि नहीं तो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स ये हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड ही हैं लेजिस्लेचर से। तो ये आपस में तो नहीं तो जो मर्जी करते रहेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर एक बैलेंस लाने के लिए जुडिशरी को बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर ये आपकी इनमें से कोई भी आपकी बात नहीं सुन रही है, आपके पास आपके हमेशा जो आपके राइट्स हैं, जो भी सिटीजन्स कुछ भी और भी डिमांड्स चाहते हैं, इसे लेने के लिए आप हमेशा जुडिशरी जा सकते हो। ठीक है, जुडिशरी आपको इंश्योर करेगी कि आपको ये चीजें मिल जाए। अब जो हम जुडिशरी के लिए वर्ड यूज करते हैं वो है, आपके जुडिशरी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है इंडिया की जुडिशरी के लिए, एक है इंडिपेंडेंट है इंडिया की जुडिशरी, और दूसरा जो वर्ड है वो है इंटीग्रेटेड। एक एक करके मैं इन दोनों का आपको मतलब बताऊंगा। देखो इंडिपेंडेंट का इन सिंपल टर्म्स, जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि ये जो बॉडी है ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर द गवर्नमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर जुडिशरी सरकार के अंडर है, आप सरकार के खिलाफ केस भी करते हैं, सरकार ने तो जीतना था। जुडिशरी का सरकार के कंट्रोल से बाहर होना बहुत जरूरी है, यानी कि किसी भी ऑर्गन को रिपोर्ट ना करते हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो आपकी लेजिस्लेचर्स हैं, इनमें से किसी को भी रिपोर्ट ना करते हो। ठीक है, अपने आप में तभी बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट, डू नॉट रिपोर्ट टू देम, किसी को भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के, देखो एक बॉडी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसे देखा जाता है तीन चीजों से। सबसे पहले जो उसके मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट कैसे आ रही है। दूसरी चीज है उनका बजट उन्हें कैसे मिल रहा है, और तीसरी चीज है उन्हें रिमूव करना कितना मुश्किल है, उनका रिमूवल कितना मुश्किल है।
ये तीन चीजें इंश्योर करती है कि कोई बॉडी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखो अगर ये तीन चीजों के ऊपर सरकार कंट्रोल करके बैठी है ना, तो ऑब्वियसली सरकार या लेजिस्लेचर, सारी कोई भी कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में से, इनमें से कोई भी ये सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठा है ना, वो बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अपॉइंटमेंट में आपकी देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होती है, जजेस ऑफ चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंट उन्हें प्रेसिडेंट करता है, पर वो अपनी मनमर्जी से नहीं करता। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी कर लेगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का पूरा केस बताऊं दोनों का। अपॉइंटमेंट के जो केस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों जगह पे बताऊंगा। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट जरूर करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर पे प्रेसिडेंट के साइन होंगे, पर प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता। देखो ओरिजिनली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइन लिखी हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए लाइन ये लिखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अभी वही लाइन लिखी हुई है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन consultation with Chief Justice of India and such other judges of Supreme Court and High Court he deems fit। एक मिनट में मैं ये दोनों लाइनें समझाता हूँ, दूसरा भी लिख दूं फिर मैं एक साथ समझाता हूँ। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट in consultation with Chief Justice of India and such other judges of Supreme Court and High Court he deems fit। यहाँ पे एक बस एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाती है, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये चीज देखो, आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिख दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे जजेस, या सुप्रीम कोर्ट की पहले बात करते हैं फिर मैं हाई कोर्ट, तो एक मिनट में समझ आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे सलाह लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हर कोर्ट का भी कोई ना कोई हेड होना जरूरी है जो उस पूरे कोर्ट को चलाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक हेड होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है, इस कारण उसके हेड को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का हेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक है। हर हाई कोर्ट का भी एक हेड होता है, जितने भी इंडिया के अंदर हाई कोर्ट है, उन हाई कोर्ट का जो हेड है उसे बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ जो भी हाई कोर्ट का नाम है। सपोज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर एक ही हाई कोर्ट होता है, और उस हाई कोर्ट का जो भी हेड होगा वो उसका चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। तो पर यहाँ पे ना स्टार्टिंग में बहुत सारी कंफ्यूजन्स खड़ी होगी। देखो सलाह जो होती है लाइफ में, आपको बहुत लोगों ने बहुत सारी सलाहें दी होंगी, कौन सा सारी मान ली है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सलाह लेगा, पर क्या सलाह लेने के बाद वो सलाह माननी भी जरूरी है जब प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी कर सकता है? उसके बाद सलाह में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है मेन नाम, बाकी कोई भी जजेस जो प्रेसिडेंट को ठीक लगे,
क्या बाकी किसी और जज से पूछना जरूरी भी है, या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही पूछना जरूरी है? ठीक है, और ये बाकी जजेस कौन होंगे और कितने होंगे, अगर होंगे तो बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करके अपॉइंट कर देगा जिससे जिसे वो ठीक लगेगा। अब इसमें प्रेसिडेंट की किस हद तक मर्जी चलेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या एडवाइस माननी पड़ेगी, या प्रेसिडेंट मना कर सकता है, बाकी जजेस का कोई रोल है, या बस वो वैसे ही लिखा गया है कि जब मन करेगा तब कर सकते हैं। अब देखो, जब भी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन पे डाउट क्रिएट होता है ना, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन पे डाउट आता है, जैसे अगर आपको भी कभी डाउट आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 143 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी को अलाउड है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बताने का कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। यानी कि लेट्स सपोज आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में डाउट है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, या आपको बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, आप किसके पास जाओगे आंसर ढूंढने? आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो कि इसका आंसर यही ले लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करोगे कि इसका मतलब बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशल फिर बेंच बिठाता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, जो आपको लाइनों में डाउट है उसे पढ़ के बताने के लिए कि इनका मतलब क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है आपके जजेस बिठाए जाएंगे। एक अकेला जज नहीं बिठाया जाता, एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, जो सारे मतलब मल्टीपल जजेस होंगे, जो बेंच का मतलब है ज्यादा जजेस एक साथ बैठेंगे और मेजोरिटी से फैसला होगा, अलग अलग ओपिनियन प्रेजेंट किए जाएंगे, और फाइनली ये लेट्स सपोज 5 जज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जज बिठाने जरूरी होते हैं, हमेशा ऑड नंबर ही होगा ताकि मेजोरिटी से फैसला लिया जा सके। क्या क्या इंटरप्रिटेशन हैं, किस चीज को कैसे सही गलत क्या करना है, उसके बाद डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है कि इसका मतलब क्या निकाला जाएगा। जो मेजोरिटी जजेस एग्री करेंगे वही मतलब निकलेगा। अगली बारी ऐसा नहीं है कि वो एक बारी तो कोई फैसला, एक बारी इंटरप्रिटेशन होगी, वो फाइनल इंटरप्रिटेशन है। तुम्हें अगर ये महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बारी जो इंटरप्रिटेशन की थी वो गलत है, वो इस तरीके से होनी नहीं चाहिए थी, तुम दोबारा से भी चैलेंज कर सकते हो। अगर कोई चीज के ऊपर ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन हो चुकी है और दोबारा से चैलेंज आएगा, तो पिछली बारी से ज्यादा नंबर ऑफ जजेस बिठाने पड़ेंगे, तभी वो फैसला पलट पाएंगे। जैसे पहले 5 बैठे थे, फिर अगली बारी 7, 7 बैठे थे तो 9। इंडिया का आज तक जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है ना, वो ऐसे केस के लिए बैठा है जिसने इंडिया का पॉलिटिकल इतिहास ही बदल दिया था। 13 जजेस का बेंच बैठा था, केशव नंदा भारती केस 1973 का। इस केस ने आपकी पूरी पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी, आपकी सारी चीजों की। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजों को लिया जाता है, सारी की सारी यहाँ पे चीजें इन्होंने बदल के रख दी। ठीक है, ये था केशव नंदा भारती केस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब आज पढ़ लिया है, सुन लिया है, इसके बारे में बार बार सुनते पढ़ते ही रहोगे, तो ये बहुत बारी आएगा। ठीक है, अब ये जो लार्जेस्ट बेंच था, मतलब ऐसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये जो बैठ जाते हैं यहाँ पे, मतलब ये चीज मैं लिख भी दूं, अगर इफ प्रीवियस डिसीजन, पुराना डिसीजन पलटना हो, हैज टू बी रिव्यूड, अगर पुराना डिसीजन बदलना हो, बेंच शुड बी लार्जर देन प्रीवियस डिसीजन, पिछले डिसीजन से ज्यादा बड़ा बेंच बिठाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज। ठीक है, अब इसी के चलते हुए देखो, ये केस बार बार आपके मतलब
बार बार इसे चैलेंज किया गया है। जो अभी हमारा डायरेक्टली क्योंकि मुद्दा है उसके ऊपर चलते हैं। आपके फाइनली फैसला आया थर्ड जजेस केस में कि किस तरीके से आपके जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। इस थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये जो पूरी लाइन का मतलब है इसे हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है, वो मना नहीं कर सकता सलाह को। किसकी? एक बॉडी बनाई जाएगी कोर्ट के अपने अंदर जिसे हम कहेंगे कोलिजियम, कोलिजियम बॉडी, IUM, कोलिजियम ऑफ जुडिशरी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का कोलिजियम अलग होगा, हाई कोर्ट के जजेस का अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट के टाइम जब जजेस को अपॉइंट करना है, कोलिजियम के मेंबर्स कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में मेंशन किया है, प्लस अब क्योंकि सच अदर जजेस एज ही थिंक्स फिट लिखा हुआ था, बाकी और जजेस भी, तो यहां पे हमने क्या किया, 4 जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब बनते हैं, ये 5 लोग पार्ट बनते हैं कोलिजियम का। देखो वैसे सबसे ज्यादा सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन सबको मिला के बन जाएगा कोलिजियम। ठीक है। अब अगर किसी भी जज का देखो, फिर सारे इंडिया से नाम मांगे जाते हैं, कौन कौन से जजेस जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, कि कौन कौन आपके अपॉइंट होना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। तो जो भी उस क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, ठीक है, आप 5 साल कोर्ट के जज रहे हो, हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो सकते हो, मिनिमम 5 साल। ठीक है। उसके बाद अगर आप 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट लेवल पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो। या आप एक बहुत ही जानने माने इंसान हो जिसे लॉ की बहुत नॉलेज है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नाम भेज सकता है कि इस पर्सन को भी कंसिडर करो, मेरे हिसाब से बड़ी नॉलेज है। ठीक है। तो अगर किसी का भी नाम अप्रूव करना है ना, इनमें से मिनिमम चाहिए CGI+3। ये लोग हाँ बोले। देखो CGI अलग नाम क्यों लिखा है, CGI साथ में जोड़ के लिख देते हैं अगर वो सबसे सीनियर मोस्ट है, बेसिकली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग से वर्ड लिखा है। तो अगर अप्रूवल चाहिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन 4 की मेजोरिटी चाहिए। 4 की मेजोरिटी बनेगी 3, 2 तो बराबर हो गए ना, तो 4 की मेजोरिटी 3 होगी। अगर ऐसा भी केस हुआ कि देखो ये चारों हाँ बोल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, तो वो नाम रिजेक्ट हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हाँ चाहिए ही चाहिए और इनमें से मेजोरिटी, ये नाम अप्रूव होगा, फिर जाके आपका फाइनली वो पर्सन अप्रूव्ड माना जाता है। हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो भी इसी केस के अंडर ही बना सब कुछ। कोलिजियम इसमें है चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये छोटा है, जितने भी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितने भी इंडिया के अंदर कोर्ट हैं, सबके जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ही होता है। ठीक है। तो यहां पे अगर अप्रूवल चाहिए, अगर हाँ करवानी है, तो CGI+1 का अप्रूवल चाहिए, फिर जाके प्लस बाकी ये जो हमने यहां लिखा था, हाँ, बाकी साथ में जो प्रेसिडेंट होता है वो जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके गवर्नर से भी एक बार पूछ लेता है कि हम इन लोगों को लगाने लगे हैं, और चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट में से लगाने लगा है उससे भी पूछ लेता है कि हम इन लोगों को लगाने लगे हैं, आपका क्या कहना है। इन लोगों की सलाह फॉलो अप करनी जरूरी नहीं है, जो कोलिजियम ने कह दिया वो सबसे ज्यादा जरूरी है, पर इनसे भी एक बारी पूछा जाता होता है स्टेट के केसेस में। अब देखो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में आपकी सीटें फिक्स की हुई हैं। यहाँ पे सीटें हैं CGI+33 अदर जजेस। इस टाइम पे प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है, ये जो स्ट्रेंथ है ये हमेशा डिसाइडेड होती है, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है कितने
जजेस की जरूरत है। ये कोई कंट्रोल नहीं है, ये बस एक तरह से क्योंकि बजट सेंटर को निकालना है, तो इस कारण आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सेम पार्लियामेंट हाई कोर्ट्स के लिए भी डिसाइड करती है, पर हाई कोर्ट्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ जजेस वेरी करता है एज पर पॉपुलेशन। जहां पे ज्यादा आबादी है वहां पे ज्यादा जजेस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि केस भी ज्यादा होंगे। जहां पे आबादी कम है वहां पे कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके केस भी कम हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये अपॉइंटमेंट है। अगली बात आती है बजट की। देखो बजट जो पार्लियामेंट है, वैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती होती है बजट को, सारे इंडिया मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट बनेगा उसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। पर बजट के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, पार्लियामेंट कैन नॉट कट सैलरीज और बजट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, वो लिख देते हैं अंटिल एक इमरजेंसी कंडीशन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगती तब तक आपकी सैलरीज जजेस की नहीं कम की जा सकती, सिर्फ उस केस में। और इनकी रिमूवल की बात करूं, इनका रिमूवल बहुत ही हार्ड है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही हार्ड है, ये अपने आप में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वेरी हार्ड प्रोसेस। और यही कारण है कि आज तक नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड। रिमूवल होता इनका पार्लियामेंट के अंदर है, पर ये प्रोसेस इतना मुश्किल है कि आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हो पाया। ठीक है, तो पूरी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखी गई है इनकी। ठीक है, ताकि इन्हें कोई भी दखलंदाजी कुछ भी ऐसा ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी जुडिशरी इंटीग्रेटेड कैसे है, इस चीज बारे विचार करें। देखो जो आपकी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, बेसिकली जुडिशरी को मान लो एक पिरामिड की तरह है। ठीक है, जुडिशरी को मान लो ये एक पिरामिड की तरह है। अब इस पिरामिड में इंडिया पे सबसे टॉप पे बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ जो भी स्टेट के अंदर है, तो स्टेट्स लिख देते हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट पड़ते हैं आपके सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। ठीक है, तो एक तरह से इंटीग्रेटेड का मतलब एक तरह से जुडिशरी की सारी एक चेन बन गई है। एक सिंगल चेन में सारी जुडिशरी जुड़ी हुई है। अब ये चेन में काम कैसे करती है, देखो अगर आप कभी भी कोई भी केस फाइल करोगे और अगर आप डिसीजन से नहीं खुश हो, आप हमेशा अपील जो है हमेशा ऊपर वाले कोर्ट में ही फाइल कर सकते हो, नीचे वाले में नहीं फाइल कर सकते। लेट्स सपोज आप हाई कोर्ट के लेवल पे केस लड़ रहे थे, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आया आपको नहीं पसंद आया, ऐसा नहीं है उठा के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दोगे। अपील हमेशा ऊपर को जाएंगी, वो केस आप ऊपर को फॉरवर्ड करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दोगे। ठीक है, नीचे नहीं आ सकता, डिस्ट्रिक्ट के हाई, हाई के सुप्रीम, इस तरीके से हमेशा अपील ऊपर को जाएगी। दूसरी साइड पे एक चीज नीचे को भी आती है, वो है अगर कोई भी ऑर्डर या जजमेंट दी जाएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारे कोर्ट्स को कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कि आज से ये होना चाहिए कोर्ट्स में, सारे कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। ऑर्डर और जजमेंट में यही चीज है कि ओनली द कोर्ट who has given the decision or any court above it can overturn। लिख के फिर मैं आपको बताता हूं द ऑर्डर और जजमेंट।
इसका क्या मतलब है? देखो, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब उस जजमेंट के अगेंस्ट कोई और जजमेंट नहीं दे सकते। अगर किसी को भी उस जजमेंट से कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है। अगर दूसरे एग्जांपल लगा लो, वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी, स्टेट के अंदर जितने कोर्ट हैं सबके ऊपर वो बाइंडिंग है। अगर किसी को वो जजमेंट चैलेंज करनी है, या तो वो उसी हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से चैलेंज करे, नहीं तो वो ऊपर वाले कोर्ट में जाके चैलेंज करवा सकता है। ऊपर वाले ने अनाउंस कर दिया, वो सबके ऊपर लग जाएगा। या जिस कोर्ट ने ओरिजिनल जजमेंट दी थी, उसने अपनी जजमेंट पलट दी, तो अब नई वाली जजमेंट एग्जिस्ट करेगी, पुरानी वाली खारिज हो जाती है। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है। ठीक है, क्लियर है? किसी भी चीज में आपको डाउट हो? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज है आपकी, और ये था आपका जुडिशरी का बेसिक्स। जजेस कितने हैं, किस बेसिक पे? यहाँ पे बेसिस पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन के बेसिक पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट का नंबर फिक्स है अभी के लिए 34, चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम आपकी पार्लियामेंट। रिमूवल भी पार्लियामेंट के द्वारा है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा है, बजट से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें याद रखना।